दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आज की ये है, तालेबंदी लॉकडाउन एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि अगर ऐसा हम करने में पूरी तरह से सक्षम रहे तो कोरोना संक्रमण का ये जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है, इसको रोक पाने में सरकार काफी हद तक कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस दावे में कितना दम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लगातार विपक्षी दलों की ओर से अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह कहा गया था कि राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को अपनाएं। तो क्या राजधानी दिल्ली में अब यह अंतिम विकल्प के तौर भी आजमाया जाने लगा है? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि एक तरफ ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज, उनके तीमारदार परेशान हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, लंबी लंबी कतारें और कोरोना संक्रमण का बढ़ता हुआ आंकड़ा अपने आप में बेहद भयावह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तालाबंदी से, लॉकडाउन से, जो अगले 2 हफ्ते तक यानी कि 3 मई तक यूं ही जारी रहेगा, उससे संक्रमण की इस रफ्तार को रोक पाने में कामयाबी मिल पाएगी? लेकिन इस पूरे मामले में राजधानी दिल्ली में राजनीति भी क्यों हो रही है, इसी बात को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना का कहर थम नहीं रहा और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। केजरीवाल ने 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यानी 1 हफ्ते तक दिल्ली को और तालेबंदी में रहने का आदेश मिल गया है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनजर कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। केजरीवाल सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के पीछे संक्रमण दर घटने की दलील दे रही है। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी, जबकि रविवार को जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब बीते एक दिन में केस के आंकड़े 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। बीते 1 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर देखें तो 19 अप्रैल को 26.12%, 20 अप्रैल को 32.82%, 21 अप्रैल को 31.28%, 22 अप्रैल को 36.24%, 23 अप्रैल को 32.43% और 24 अप्रैल को 32.27% रहा। लॉकडाउन बढ़ाकर केजरीवाल सरकार ने सख्ती का रुख जरूर दिखाया है, लेकिन सवाल उनसे ऑक्सीजन की किल्लत पर पूछा जा रहा है। नहीं, एटलीस्ट कम से कम भैया गैस तो अरेंज करा दें। बंदा जो घर में बिना गैस के, ऑक्सीजन के तो नहीं मरना चाहिए। कम से कम पूरे देश में ऑक्सीजन के बिना, दिल्ली राजधानी, ऑक्सीजन गैस नहीं है भैया। यहाँ पे पूरे ईस्ट दिल्ली में पता करिया है मैं, विजयनगर तक गाजियाबाद, कहीं गैस नहीं है। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर न भेज पाने पर केजरीवाल सरकार को घेरा था, जबकि केजरीवाल का दावा है कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। चर्चा हम करेंगे। दंगल में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, हम सीधे उसका रुख करेंगे। गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है, और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं। और 5% से कम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ज्यादा तेज दवाई देने की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और अगर हम सब के सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएं या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो
तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सीवियर हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस की एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से अबव है, इन लोगों को की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो, जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है। क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रेहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे हमने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है, आप ये देखेंगे कि पहले जब RT-PCR पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। RT-PCR तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई, वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है
और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्ट अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क। अगर जो नहीं है, कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। मेरे को ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात यह है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है। क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो? बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ये अमल करेंगे, तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इससे जीत होगी। तो मैं अभी आप डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूं कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की, ये अपना मार्गदर्शन दे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं।
धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं। और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको, हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं, तो ये आप सब विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया, और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया, और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं, और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने पीपीई किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक, या वो बहुत ही घर में उनका इलाज। के 4 बड़े डॉक्टर्स लाइव थे जो आपको बता रहे हैं वो 5 बड़ी बातें जिसका हर हाल में आपको ख्याल रखना है। पहला, डरे नहीं, पैनिक नहीं करें, यकीनन इसका पूरी तरह से इलाज है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात उन लोगों की ओर से बताई गई है जो डॉक्टर नरेश हैं, जिसका जिक्र करते हुए नजर आए कि डबल मास्क पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकले। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से स्पष्ट तौर से कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। हालांकि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर एक मरीज तक स्वास्थ्य सुविधा जरूर पहुंच पाए। डॉक्टर सुनील को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से भी बार बार यही अपील की जा रही है कि इससे डरने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर एक मरीज को पूरी मदद की जाएगी, लेकिन उनको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है बार बार जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, मास्क पहनना। दूसरी बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग रखना, यानी कि जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं जाए, और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको आप डॉक्टर्स के सलाह पर घर बैठे ही अपना ये इलाज कर सकते हैं, और घर बैठे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर्स की बातें अपनी जगह, राजधानी दिल्ली में वही 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी कि कुल 2 हफ्तों के लिए। ऐसे में दावा यह है दिल्ली की सरकार का कि इससे संक्रमण में काफी हद तक काबू पा सकेंगे, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राजीव रंजन जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, 3 मई तक का लॉकडाउन लागू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कहते हुए कि सिर्फ यही विकल्प हमारे पास मौजूद था और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स दिल्ली में क्यों हो रही है डॉक्टर संबित? नहीं, मैं जानना चाहता हूं किसने इसमें पॉलिटिक्स किया है। आम आदमी पार्टी जो भी निर्णय ले रही है, आप लोगों की ओर से बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस वजह से आम आदमी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है डॉक्टर संबित।
नहीं चित्रा जी, किसी ने लॉकडाउन प्रेस में कॉन्फ्रेंस अंतिम किया विकल्प था भारतीय ना, जनता तो पार्टी आप की लोग तरफ भी से, दिल्ली किसी ने सरकार कहा के कि इस फैसले के लॉकडाउन साथ नहीं खड़े होना हैं। चाहिए। नहीं देखिए, जहां तक मैं जानता हूं एक किसी सेकंड, ने तो डॉक्टर आपत्ति संबित नहीं पात्रा, जताई है कि लॉकडाउन अरविंद नहीं होना केजरीवाल चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, उस पे आप लोग कह रहे हैं कि इनकी ये अक्षमता है, इन्होंने पहले इंतजाम किए नहीं, लॉकडाउन ही अब अंतिम विकल्प। एक साल तक इन्होंने क्या किया, तमाम तरह की बातें तो आप ही लोगों की ओर से की जा रही हैं। इसी पर मेरा ये सवाल था, लॉकडाउन ही उनके पास अंतिम विकल्प था, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ खड़ी है ना डॉक्टर संबित? चित्रा जी, पहले तो मुझे लगता है आज कुछ तकनीकी विषयों के कारण हम दोनों के साउंड के बीच में बहुत लैग है, इसलिए हम आराम से बात कर लें, वरना वो लैग के कारण कुछ असुविधा हो रही है। नंबर एक मैं बता दूं कि जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, हम इन छोटी छोटी राजनीतियों को बिल्कुल इसको प्रश्रय नहीं देते हैं। लॉकडाउन आवश्यक था, सोच समझ के निर्णय लिया गया होगा, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली की स्थिति आज बहुत खराब है। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लिया है, इस पर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मगर जो लोग इससे पहले लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कहते थे, जो लोग इससे पहले लॉकडाउन की आलोचना करते थे, उनको भी सोचना चाहिए कि जब पहले भी ये निर्णय लिए गए थे कि देशव्यापी लॉकडाउन हो, जब पहले भी देश के भिन्न भिन्न भागों में लॉकडाउन किया गया था, तो उस समय जिन लोगों ने आलोचना किया उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और चिंता करना चाहिए कि देश में लोगों को बचाने के लिए अगर लॉकडाउन विकल्प था, उस समय लिया गया। और आज अगर राज्य सरकारों को ये निर्णय करने की अनुमति दी गई है कि उन्हें अगर लगता है कि उनके राज्य में इन कदमों को उठाने से परिस्थिति सुधर सकती है, तो सही बात है, वो कदम उठाए, हम उनकी आलोचना बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने भी लगातार कई वीडियो जारी करके उनके अप्रैल के ही भाषणों का उन पर निशाना साधा है डॉक्टर संबित पात्रा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के तौर पर आजमाएं। वहीं बीजेपी शासित कई राज्यों का यह कहना है कि हम कोरोना से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, हम अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है जहां पर इस तरह की बातें, वो भी तब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने की ओर से लॉकडाउन की बात कही गई 5 शहरों में, तब ये बातें कही गई थी। इसी वजह से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एकजुटता के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते? हमारे साथ जैसे राघव चड्ढा जुड़ेंगे, आपने जो बात कही मैं उस पर जवाब लूंगी, लेकिन सुप्रिया सुनीत आपका रुख करते हुए, ठीक है, बोल लीजिए, फिर सुप्रिया मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी जब संबोधना दिया था, उन्होंने कहा कि इस बार राज्यों को निर्णय लेना है कि वो अपने पूरे इस विषय को लेकर लॉकडाउन करना चाहते हैं या नहीं, पार्शियल लॉकडाउन करना चाहते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहते हैं, या कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना चाहते हैं, और ये निर्णय राज्य सरकार ही लेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एहतियातन एक एडवाइस भी दिया था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता है कि लॉकडाउन से पहले जो चीज और करनी चाहिए हम उसको करके देखते हैं, अभी उनको लगता नहीं है लॉकडाउन की स्थिति है। दिल्ली को लगा कि उनको लॉकडाउन लगाना चाहिए। मैं बिल्कुल बकाया यहां पर बैठा हुआ हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, मैं क्यों इस पर आलोचना करूंगा? मुख्यमंत्री जी को लगा लॉकडाउन लगना चाहिए, लगाया गया, इस पर मैं क्यों डिबेट करूंगा? तू मैं इस पर क्यों करूंगा? मैं चलिए, कम से कम ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम ये एक अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रिया सुनीत, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, पीएम फंड की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए अब आगे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसमें भी कमी नजर आ रही है। अगर मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इस तरह के इंतजाम होने चाहिए, तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों दिक्कत है? नहीं, हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं है चित्रा जी, ये गलत कहा जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये सवाल तो पूछेंगे कि इस समय जब संवेदना चाहिए और इस समय जब बुरा हाल है इस बीमारी का, महामारी का हमारे देश में और लोग मर रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना। ये सवाल तो आज आम जनता पूछ रही है कि पिछले 1 साल में क्या किया गया। हमें 8 महीने लगे थे अक्टूबर तक ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे, फिर हमें 14 महीने लग गए इस साल अप्रैल तक ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कुछ अस्पतालों में चिन्हित करके वहां लगेंगे। हमें 14 महीने लग गए ये डिसीजन करने में कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बैन किया जाएगा। हमने उस पूरे कार्यकाल के दौरान, जिस साल हमारे यहाँ कोरोना का काल था, हमने ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट डबल किया, और ये कह के कोई नहीं यहाँ से भाग सकता है कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था। डॉक्टर है आप, तो ये तो बताएंगे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस समय जो प्राथमिकता है वो लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ना है,
लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी भी कहीं पर राजनीति हो रही है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश जहां से आप भी आती हूँ और मैं भी आती हूँ, 22 करोड़ यहाँ की जनता है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर पंचायत का चुनाव चल रहा है। बिहार की 13 करोड़ जनता में पंचायत का चुनाव स्थगित कर दिया गया। कितना बड़ा संक्रमण फैल सकता है? वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट आ गई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, हर दूसरे व्यक्ति को अगर टेस्ट किया जा रहा है तो संक्रमित पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थिति कितनी भयावह है, क्या किसी से छुपी है? उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट कहता है लॉकडाउन लगा दीजिए, चुनी हुई सरकार कहती है हम नहीं लगाएंगे। तो कहीं पर तो अभी भी राजनीति खेली जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले एक फरमान जारी किया कि ऑर्डर से ही भर्ती होगी, चलिए बेटर सेंस प्रिवेल हुआ, वो ऑर्डर खारिज हुआ। अब कल एक ऑर्डर हुआ है कि डॉक्टर नहीं है डिसाइड करेगा मरीज को कितना ऑक्सीजन दिया जाएगा, सरकार की बनी हुई एक समिति डिसाइड करेगी। और अगर आप घर पर आपकी सांसें ऑक्सीजन से चल रही हैं तो रिफिल तब होगा जब आपके पास डॉक्टर का पर्चा और पुलिस की अनुमति होगी। ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो कहीं पर तो ये सोचना पड़ेगा कि जब नियम कानून बनते हैं तो लोगों की सुविधा के लिए बनने चाहिए ना, लोगों को परेशान करने के लिए तो इस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार कर ले वो गलत है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए संबित पात्रा। वो पूछ रहे हैं कि बीते 1 सालों से सरकार ने क्या किया। हाँ, बोलिए। मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आंकड़ों के साथ शुरू करूंगा क्योंकि कुछ तथ्यात्मक बातें हमसे पूछी गई है। और आज से 4 दिन पहले, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत के विषय में डिस्कशन हो रहा है, आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बैठकों में आंकड़े जारी किए थे ऑक्सीजन के। अभी 20 स्टेट में से जो कि संक्रमित हैं उनमें से 6785 मेट्रिक टन एमटी जो है ये डिमांड आया था, जिसको कि भारत सरकार ने आपूर्ति किया है 6822, अर्थात 37 मेट्रिक टन अधिक अलॉट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 3300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अधिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, मैं यहां स्पष्टता कह दूं, इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिए कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन सही हो रहा है और इसको ऑगमेंट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रायोजेनिक टैंक की आवश्यकता है। राज्यों को अपने अपने टैंकर्स आयोजित करने चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने कर लिए हैं, दिल्ली ने किया नहीं था। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपने टैंकर आयोजित करिए। हम भी उसमें मदद कर रहे हैं। सिंगापुर इत्यादि देशों से, कुवैत इत्यादि देशों से क्रायोजेनिक टैंक मंगाए जा रहे हैं। आज आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक में अनाउंसमेंट भी किया कि 551 PSA यूनिट्स प्रत्येक जिला में हिंदुस्तान के खोले जाएंगे और प्रत्येक यूनिट 1.25 करोड़ के लागत से खोली जाएंगी ताकि हर जिले में ऑक्सीजन की उत्पादन बढ़ाई जा सके। ऐसे 8 प्लांट हमने यहां पर दिल्ली में भी PSA प्लांट कहा था, वो जगह चिन्हित करके दिल्ली सरकार ने दिया नहीं था। हाईकोर्ट में ये पूरा विषय गया है। इन्होंने अभी कहा कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा। देखिए, लॉकडाउन लगा था तो आप याद करिए, ट्वीट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि तुगलकी लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन इज ओनली अ पॉज बटन। ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही कहा था। लगाओ तो क्यों लगाया, नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। दूसरी बात है, मैं पूछता हूं, 1 साल से, सही बात है, आपका पूछना बनता है कि सरकार ने क्या किया। मैंने कुछ आंकड़े भी बताया। 1 साल से महाराष्ट्र की सरकार, 1 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार क्या कर रही थी। महाराष्ट्र ने पूरे देश में, महाराष्ट्र की सरकार के सुप्त अवस्था के लिए पूरे देश में कोरोना फैला। और महाराष्ट्र की जनता की आज क्या हालत है, मृत्यु दर सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की जनता को भी भुगतना पड़ा और वहां पर जिस प्रकार का काम हुआ पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। क्या किसी ने पूछा महाराष्ट्र की सरकार 1 साल तक वसूली में क्यों व्यस्त थी, 1 साल तक इन विषयों पे चिंता क्यों नहीं कर रही थी, जबकि भारत सरकार ने 7-7, 8-8 चिट्ठी इन राज्यों को भेजी थी। फरवरी में और जनवरी के महीने में भेजी थी, 7 जनवरी को, 25 फरवरी को, 27 फरवरी को, 29 राज्य सरकारों को भी तो चिट्ठी भेजी गई होगी ना, मार्च को ये सब भेजा गया था। मैं आ जाऊं क्या 1 मिनट चित्रा जी? बिल्कुल भेजी गई है, मध्य बिल्कुल प्रदेश भेजी गई है, बाकी जगहों पर, बिहार को, बाकी जगहों पर तो गई है। चिट्ठी भेजी गई होगी ना। मैं एक सेकंड, तो वहां की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? चिट्ठी भेजने के बावजूद वहां पर भी हालात खराब क्यों? और चूंकि आप आंकड़े के साथ आए संबित, सुन लीजिए एक चीज और। आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जैसे ही आपके प्रवक्ता जुड़ेंगे तुरंत मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 700 टन की आवश्यकता है। केंद्र ने 490 टन अलॉट किया है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी पूरी तरह हमारे पास नहीं आ रही है। शनिवार को सिर्फ 330 टन पहुंची है। जगह जगह से ऑक्सीजन आनी है लेकिन ये नहीं पहुंच पा रही है और इसी वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। और किस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज लगातार मरते हुए चले जा रहे हैं, वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रिया, बस मैं आती हूं, इस पर जवाब मैं इसका उत्तर जल्दी से।
मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं आराम से उत्तर देता हूं, कम समय लूंगा। पहली बात तो है, आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए। मैं एक डेट बताता हूं, 11 अप्रैल का प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा किसी भी कीमत पे लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, किसी भी कीमत पे दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा दिया। आप 15 का निकालिए, 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हम होने भी नहीं देंगे, होम डिलीवरी भी ऑक्सीजन कर देंगे। आज कह रहे हैं, उसके 3 दिन बाद कहते हैं कि 2 घंटे का ऑक्सीजन शेष है, 2 घंटे बाद सब बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी एंटीसिपेट नहीं करते हैं। अलॉटमेंट 480 मेट्रिक टन अलॉटमेंट हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। कल हाईकोर्ट में चिन्हित भी कर दिया गया किन 13 प्लांट से ऑक्सीजन कलेक्शन करना है। बाकी सभी राज्य अपने क्रायोजेनिक टैंक इन सोर्सेज में भेज रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन लेके अपने राज्य को लेके आ रहे हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल जी अपने टैंक्स नहीं भेज पा रहे हैं, इस विषय पर भी हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। और दूसरा, जयपुर गोल्डन, कल हमारे यहां डॉक्टर साहब जयपुर गोल्डन से भी थे। जयपुर गोल्डन के जो काउंसिल थे दाता जी, उन्होंने कहा कि नोडल ऑफिसर नदारत हैं ग्राउंड से। ये गलती केजरीवाल जी की सरकार की थी। हमने हजारों फोन किए नोडल ऑफिसर्स को, किंतु नोडल ऑफिसर नदारत थे। ये तो मैं कोई जयपुर गोल्डन का काउंसिल तो हम नहीं लगाते हैं, वो उनके खुद के काउंसिल है। तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल तो बनते हैं, ये सवाल तो बनते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राघव चड्ढा भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। राघव चड्ढा जी, आप लोगों के पास वो सुविधा ही नहीं है ताकि ऑक्सीजन को अस्पतालों तक लाया जा सके। डॉक्टर्स रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम तो ऑक्सीजन देने को तैयार हैं, बट आम आदमी पार्टी ने उस तरह की व्यवस्था ही नहीं की। राज्य सरकार की इससे अक्षमता साफ साफ जाहिर होती है। जवाब दीजिए इस पर राघव चड्ढा। तो जितना समय संबित पात्रा जी को दिया उससे थोड़ा ज्यादा ही दीजिएगा, क्योंकि आरोप बहुत लगा दिए इन्होंने। पहली चीज तो ये है कि दिल्ली वालों की और दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत है 700 मीट्रिक टन। केंद्र सरकार ने पहले हमें आवंटित करा 378, 700 की जगह। हमने हाथ जोड़े, झोली फैलाई और कहा कि दिल्ली वालों की सांसों की रक्षा करनी है, कृपया कर 378 से हमारा कोटा बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया। अब ये जो 480 मीट्रिक टन इन्होंने किया, पहले तो ये भी 700 मीट्रिक टन जो हमारी मांग है, जितनी हमारी खपत है, उससे कहीं कम है। और 480 मीट्रिक टन का भी आपको जान के अचंभा होगा कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली नहीं दिया जा रहा है। ये सारा आवंटन कागजों पे किया गया और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जुड़ा भी हुआ है, देख भी रहा है करीब से, कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली वालों के नसीब में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं दिया। कागजी आवंटन जितना मर्जी कर दो, कागज पे आप हमें 480 की जगह 4,80,000 मीट्रिक टन भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागजी आवंटन नहीं चाहिए, दिल्ली की दहलीज पे लाकर आप हमें 480 मीट्रिक टन लाकर दीजिए। अब हाईकोर्ट में ये दलील इनके द्वारा दी गई कि हम क्यों लेकर आए, दिल्ली सरकार जाकर लेकर आए, अपने टैंकर लगाए क्रायोजेनिक। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक बात कान खोलकर सुनिए कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी जैसे उड़ीसा, बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों में लगी है। और दिल्ली एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पाद भी नहीं होता है। तो ना उत्पाद होता है, ना यहाँ पे टैंकर है, क्योंकि ये कंजम्पशन स्टेट है, देश की राजधानी है। देश की किसी भी राजधानी में दुनिया भर में कभी भी इतनी इंडस्ट्री नहीं होती है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस महामारी में राज्यों की मदद करे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे। अगर झोली फैलाकर, चित्रा जी, हाथ जोड़कर हम अगर ये हमें ऑक्सीजन देते तो हम झोली फैलाने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने, सुन लीजिए, आपको मैंने नहीं रोका, मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों को भी तो इतनी देर से याद आती है ना जब स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। ठीक है राघव चड्ढा, समझ गए मैं आपकी बात। ये गलत है। हम जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार की स्थिति पर भी बात करना जरूरी है। बोलिए जल्दी बोलिए। जितना संबित जी को समय दिया उतना दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पहली चीज तो ये है कि हम साफ, मैं आपके सामने मांग रख रहा हूं कि 480 मीट्रिक टन कागजों में नहीं, हमें दिल्ली की दहलीज पे चाहिए। दूसरी मांग, क्रायोजेनिक टैंकर। ये कोई ऑक्सीजन मामूली चीज नहीं होती है कि पानी के टैंकर में डालकर ले आए। इसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं। ये देश के कोने कोने में भारत सरकार के पास है। भारत सरकार दिल्ली को मुहैया कराए और दिल्ली सरकार को दे। और तीसरी चीज, सप्लाई चेन डिसरप्ट इसलिए हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी और कहा अब ये समिति डिसाइड
करेगी कि अस्पताल को कौन सा वेंडर देगा। अस्पताल और वेंडरों के बीच पहले ही कॉन्ट्रैक्ट थे, अपनी सहमति थी, लेकिन इस सबको तहस-नहस करके इन्होंने अपनी एक समिति बिठा दी और पूरी कहा गया उस पर जवाब देने का मौका दिया जाए मुझे। मैं साफ ठीक है, अब इस पे हम जवाब ले लेते हैं। कागजों में ऑक्सीजन नहीं चाहिए संबित पात्रा, राजधानी दिल्ली को, सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का। ठीक है राघव चड्ढा, अब सुन लीजिए, जल्दी से जवाब सुन लीजिए। राजीव रंजन, सुप्रीम में फौरन आती हूँ, संबित से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सुप्रीम में फौरन आ रही हूँ। संबित पात्रा, कागज में दे रहे हैं आप लोग ऑक्सीजन। देखिए चित्रा जी, मैं कागज से ही पढ़ूंगा और जो कोर्ट ने कहा है उसके शब्दशः पढ़ूंगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। Quote, the central government informs us that GNCTD, that is Delhi government, has not arranged the same. Mr. Mehra says that Delhi is not an industrial state, therefore has no cryogenic tanks. It has been said that other non-industrial states are making their own arrangement. So Delhi too must. दिल्ली को भी खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखिए, एवरी स्टेट ऑर्डर में कहा गया, एवरी स्टेट ऑर्डर में कहा गया, ओन टैंकर्स, इफ यू आर नॉट हैविंग, ये कोर्ट की डायरेक्शन है, ये बिल्कुल ये आप लाइव लॉ में देखिए, ये उनका वर्बल ऑर्डर है, ये वर्बल ऑब्जर्वेशन है, ये वर्बल ऑब्जर्वेशन से बोल रहा। चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये मुझे ऑर्डर, ये मुझे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पढ़ने नहीं देंगे, ये कोर्ट के मुझे ऑब्जर्वेशन पढ़ने नहीं देंगे। हर किसी के लिए लाइव लॉ में है ये चीज। चित्रा जी आप रोकेंगी नहीं रोकेंगी राघव जी को, या इसी प्रकार से आप चाहती हैं कि जनता नहीं जाने सच्चाई क्या है? एक साथ बोले आप बताओ चित्रा जी, आप पहले डिबेट को ठीक से एक साथ बोलने से नहीं होता है। बात समझ में नहीं आ पाएगी। एक सेकंड सर, पढ़ रहा हूँ, ये लाइव लॉ में सबके लिए अवेलेबल है। क्यों दिल्ली वालों को मारना नहीं, पहले चित्रा जी मैं तो बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था, आप पहले बोलने दे चित्रा जी, ये उचित नहीं है। चित्रा जी आप अच्छे से मुझे एक बार बोलने दें, उसके बाद दूसरे पक्ष को सुना जाए। बोलिएगा ऑर्डर की ठीक है, आप जल्दी से बोल लीजिए। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चित्रा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार से नहीं चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चित्रा जी मैं कोर्ट के, चित्रा जी मैं लाइव लॉ से पढ़ रहा हूं, कोर्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहा हूं और मैं अपने मन से, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। Every state is arranging its own tankers. If you are not having your own tank, why don't you arrange them? You will have to do it. Get in touch with the central government officers. We are not here to facilitate contact between the officers. और सबसे बड़ी बात है जो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। The problem is you think allocation is done so everything will be served at your doorstep. But that is now how it works. After allocation, you have to make effort for the tankers to collect the oxygen. अभी यहाँ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे, हमारे दहलीज में लाके ऑक्सीजन रख दो फिर हम सोचेंगे। यही कोर्ट ने कहा कि आप क्या सोचते हैं कि सब कुछ लाके आपके दहलीज पे रख दिया जाएगा? नहीं, आप अपने टैंकर्स भेजिए और आप देखिए कि कौन से हॉस्पिटल को कितना ऑक्सीजन जाना है। ये आइनॉक्स जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उसकी चिट्ठी है, कल 28 पेज की चिट्ठी आप पढ़िए। आइनॉक्स कहती है हमें आप जो चिट्ठी दे रहे हैं दिल्ली सरकार, उसमें इतना कंफ्यूजन है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से हॉस्पिटल को कौन सा टैंकर पहुंचाएं। आप ठीक चिट्ठी पहुंच, एक तरफ हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, वहीं दूसरी तरफ देखिए राजधानी दिल्ली ने ना जिस तरह का मैंडेट दिया था। राघव एक सेकेंड, एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे 14 की बात करें या 19 की बात करें, दिल्ली की 7 सीटें दे दी थी बीजेपी को। यह आप दोनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी है कि बिना किसी राजनीति के ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी की जाए, क्योंकि यहां पर किसी एक पार्टी या एक घर के व्यक्ति नहीं है। हर जगह से दिल्ली, राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है। अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर आकर इलाज कराते हैं, और अगर इस तरह की पॉलिटिक्स आप दोनों मिलकर करेंगे तो यकीन मानिए ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कैसे किया जाएगा। टैंकर ले आने की जिसकी भी जिम्मेदारी है या जिसको भी ऑक्सीजन देना है, कम से कम दोनों मिल बैठकर इस चीज को करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास में चलूंगी, लेकिन राघव जल्दी से, सारी उंगलियां तो आपके ऊपर ही उठ रही हैं। राघव चड्ढा वो कह रहे हैं टैंकर का अब केंद्र सरकार अगर आपको दरवाजे पर लाकर रख दे तो फिर दिल्ली में सरकार का क्या मतलब हो जाता है? जल्दी से अपनी बात रखिए। सुप्रिया आती हूं मैं, राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से राघव चड्ढा। अगर यही होता है जब एक डॉक्टर वकील और वकालत को समझने का प्रयास करे, मैं चाहूंगा किसी ढंग के वकील को आप बुलाएं। डॉक्टर ने नहीं, ये कोर्ट ने पढ़ा है, कोर्ट ने लिखा है, लाइव लॉ में ये अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हैं। कोई भी ट्विटर में या फेसबुक में जाके इस ऑब्जर्वेशन को देख सकता है, कोई भी देख सकता है इस ऑब्जर्वेशन को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से कि आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच में, ट्विटर में जाकर आप ये हैंडल्स में देखिए और इन हैंडल्स के माध्यम से जो भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है उसको पढ़िए,
उसको पूरा पढ़िए, शांत करा दे। उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी टैंकर क्यों नहीं भेज रही है, नोडल ऑफिसर क्यों नदारत है, ये खुद कोर्ट ने कहा है, ये खुद कोर्ट ने कहा है, और ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपने मन से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चलो, अक्सर जब इन लोगों की जिम्मेदारी से ये लोग भागते हैं तो चिल्लाते हैं, वही चिल्ला रहे हैं, अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप चिल्ला रहे थे थोड़ी देर पहले मेरे बीच में, आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट अपने ऑर्डर के जरिए बात करता है, ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया जो जज साइन करके जारी करता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, वो पॉइंट तो मैं भूल ही गया। ऑब्जर्वेशन को आप नकार कैसे सकते हैं? दिल्ली के लोगों ने कहाँ पे आप देखिए, ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ रहा हूँ, आप दिखाओ ऑर्डर कहाँ है, मैं तो पकड़ के आया हूँ, फिर भी प्रधानमंत्री मैं तो लेके आया हूँ भाई साहब, मैं तो लेके आया हूँ कोर्ट के। अभी जो संबित जी तो आप एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? सब कुछ प्रधानमंत्री करेंगे तो ये हर 2-2 सेकंड में हर टेलीविजन चैनल में। लेकिन राघव चड्ढा, कम से कम संबित पात्रा, आपने लॉकडाउन का जो फैसला किया है उसमें तो साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो इसी तरह कुछ ऐसे फैसले हों जिसमें आप दोनों साथ साथ खड़े नजर आए, क्योंकि एक एक जिंदगी का सवाल है। सर, वक्त की कमी है। राजीव रंजन जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हम ब्रेक पर चले जाएंगे, उसके पहले राजीव रंजन जी जरा आपके पास आते हुए, इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब जाकर उन लोगों की नींद टूट रही है और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन डॉक्टर्स की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, मेडिकल स्टाफ को रखा जाए। सर, इतने दिनों तक क्या कर रही थी आपकी सरकार बिहार में? देखिए, हालात पहले से काफी सुधरे थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी आज पहली प्राथमिकता बनकर के आई, और हम लोगों ने ऑक्सीजन को लेकर के सेंटर से 300 मीट्रिक टन की मांग की थी। 194 मीट्रिक टन हम लोगों को मिला है। बाजाबता एक प्रपोजल भी राज्य सरकार ने दिया है सेंटर को प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट के लिए, पीएसए के लिए, और हमारी कोशिश लगातार है, कई मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और ये कमोबेश देश के हर राज्य की परिस्थिति है। आकलन में जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है। जिस समय यूरोप में दूसरी बार का दस्तक लोगों ने महसूस किया, उस समय इसका पूर्वानुमान किया जाना चाहिए था, और सेंटर हो या स्टेट हो, मैं ये मानता हूं कि ये एक बड़ी नाकामयाबी है। हम स्थितियों को समझ नहीं पाए हैं, उसके अनुरूप अगर हमारी तैयारियां रही होती। किसकी नाकामयाबी है? नाम लेकर बताइए किसकी नाकामयाबी है राजीव? तो मैंने तो कहा ये पूरे तंत्र की नाकामयाबी है। इसमें मीडिया की नाकामयाबी है, इंस्टीट्यूशंस की नाकामयाबी है, सेंटर की नाकामयाबी है, राज्यों की नाकामयाबी है। अगर यूरोप में, इंग्लैंड और दुनिया के अन्य मुल्कों ये दूसरी दस्तक जिस समय आपने महसूस की, इसके पूर्वानुमान पर हमें काम करना चाहिए था। लेकिन मीडिया नाकामयाब है, इस वजह से कोरोना बढ़ रहा है। राजीव रंजन जी, मतलब लोग हंसेंगे आपकी इस बात पर। सुप्रिया, जल्दी से, सुप्रिया की अब जल्दी से बात हो जाए। सुप्रिया, जल्दी से बोलिए, क्लोजिंग कमेंट। आपको हंसी आ रही है, मुझे दुख हो रहा है, और दुख इस बात का हो रहा है कि ये आकलन की चूक कह के मीडिया और इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम कर रहे हैं। आकलन की चूक में अगर कोई ब्लेम होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पे होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने, एक्सपर्ट कमेटी में अप्रैल और नवंबर में बोला ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, पर्याप्त मात्रा करिए। इनका टास्क फोर्स फरवरी और मार्च इस साल मिला ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सीरो सर्वे को इग्नोर किया जिसने बताया था। चुप रहिए सर, आप बीच में मत बोलिए। आप लोगों ने 13 करोड़ बन रहे हैं शहरों पर सियासत। सर, वक्त की कमी है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, क्योंकि सभी अलग अलग दलों से ताल्लुक रखते हैं, अगर साथ में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे तो आज का ये जो दौर है जहां चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, शायद हम एक बेहतरी की तरफ आगे निकल पाए। लेकिन लड़ेंगे हम तो यकीन मानिए कोरोना नामक इस महामारी से हम कैसे जीतेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यकीनन तंत्र की चूक बड़े तौर पर सामने आई है, और अब तो सरकार में शामिल दल भी इस बात को मानने लगे।